देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के बड़े नेताओं की हुई नींद हराम। महाराष्ट्र में सोती हुई कांग्रेस को राहुल गांधी ने जगाया। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने 7 नवंबर से 20 नवंबर तक भारत जोड़ो यात्रा के तहत लगभग 382 किलोमीटर का सफर तय किया, जिसमें 15 विधानसभा 6 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा किया। इस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के एसी में बैठने और सोने वाले बड़े नेताओं की नींद हराम हो गई थी। महाराष्ट्र में सोती हुई कांग्रेस को वन मैन आर्मी की तरह राहुल गांधी जी ने जगाने का काम किया है और विरोधियों की भी नींद उड़ाने का काम किया है। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व नगर सेवक और उत्तर मुंबई जिला के कार्याध्यक्ष राजपति यादव जी के नेतृत्व में मुंबई प्रदेश की पूर्व महिला अध्यक्षा डॉक्टर अजंता यादव के अलावा भारी संख्या में महिला, पुरुष, युवा कार्यकर्ता, पदाधिकारी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। आइए हम सब देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर भारत जोड़ो यात्रा में हुए शामिल उत्तर मुंबई जिला के कार्याध्यक्ष राजपति यादव जी ने क्या कुछ कहा। राजपति यादव साहब, मैं मेट्रो दिनांक परिवार की तरफ से आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा कुछ सवाल यह है कि जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी है, भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ कांग्रेस जोड़ो यात्रा की उन्होंने शुरुआत की है, उसका कैसा प्रतिसाद मिल रहा है, इस पे आपका। नमस्कार, आपको भी हार्दिक बधाई। आपने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जगह जगह आप उसका ले रहे, न्यूज ले रहे, अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे। राहुल जी, एक सोच है उनकी, एक विचारधारा है, उस विचारधारा को लेकर के कन्याकुमारी से कश्मीर तक को जाने वाले करीब 3500 किलोमीटर की। और मैं गया था, वहां पे देखा हूं कि गरीब, मजदूर, किसान, आपको एक बात है, चलो छोटे छोटे बच्चे जो करीब 7-8 साल के हैं, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो को नारा लगाते हुए खड़े रहते, 2-2, 3-3 घंटा इंतजार करते हैं कि राहुल जी आएंगे, राहुल जी की यात्रा में हम सहयोग करेंगे। रही कांग्रेस जोड़ने की बात, कांग्रेस का यहाँ पे कोई वही नहीं है। ये तो इसमें आपने देखा होगा कि सभी ग्रुप के लोग, एनजीओ, जो जिसको लग रहा है कि आज भारत जोड़ो यात्रा निकालनी है, भारत को जोड़ना है, जो नफरत की चीज है उस नफरत को खत्म करना है, सभी लोग जुड़ रहे, सभी लोग उसमें शामिल हो रहे और बड़ी शानदार यात्रा निकली है। और सबसे बड़ी बात एक बताता हूँ कि राहुल जी जो चलते हैं, राहुल जी के चेहरे का थकान नाम की चीज नहीं दिखेंगे, जैसे हमेशा एनर्जी से भरे हुए हैं, जैसे हमेशा अभी तो आए हैं कि इतनी ताकत, उस ताकत के साथ चलता है और उसकी कई गुना ताकत के साथ लोग उनका स्वागत करते हैं और एक बड़ी अच्छी और शानदार यात्रा है। सब चीज जैसे कि वन मैन आर्मी की तरह एक अकेला आदमी मिशन लेकर के चला है, जो कि पूरे महाराष्ट्र में 7 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक, जैसे कि अभी नांदेड़, हिंगोली, वाशिम, अकोला से लेकर के 382 किलोमीटर की यात्रा, जिसमें 15 विधानसभा और 6 लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने दौरा किया है, जिसमें आप भी थे। मगर इस तरह से उन्होंने ये जो राजनीतिक विशेषज्ञ है और जो राजनीतिक के जो आपके कांग्रेस के जो बुजुर्ग पदाधिकारी हैं, नेता, उनका ये कहना है कि सोती हुई कांग्रेस को जगाने का काम किया और बीजेपी का नींद उड़ाने का काम किया। इस पर एकदम सही बात है। देवलूर से नांदेड़ से उनकी यात्रा चली थी, बुल्ढाना के जलगांव जालोद में, जहां खत्म हुई परसों के दिन, वहां आखिरी पॉइंट तक में उनके साथ पद यात्रा मेरा। हिंगोली में अजंता जी और रोहित गए थे। जब वाशिम में पहुंची तो वाशिम मैंने ज्वाइन किया था और जलगांव जालोद तक गया था। एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि हम इतिहास में पढ़े हैं कि गांधी जी यात्रा निकाले थे, गांधी जी नमक आंदोलन किए थे, गांधी जी डंडी मार्च किए थे। उस समय हम तो नहीं थे, लेकिन मैं कहूंगा कि मेरा सौभाग्य है कि मेरे कुछ अच्छे कर्म है कि इस गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ, आज के राहुल गांधी के साथ, आज के गांधी के साथ हम उस यात्रा में शामिल हुए, जिस यात्रा में हम कभी सोच नहीं सकते थे। आजादी के बाद, देश की आजादी के बाद इतनी बड़ी पहली कोई पदयात्रा होगी, पैदल यात्रा होगी जिसमें लोग चल रहे हैं और भारी संख्या में चल रहे हैं।
मैंने देखा है कि इसमें मेघा पाटकर भी आए, कुछ फिल्मी कलाकार भी सहभागी हुए, कुछ लोग जो डर था लोगों का, जो लोगों का भय था, वो डर वो भय खत्म करके लोग ज्वाइन हो गए। योगेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं, जो आपने देखा होगा योगेंद्र यादव जी बड़े निर्भय होकर के बिना डर के हर चीज बोलते थे, लेकिन उन्हें भी लगा, और वो भी पहले दिन से मैं देख रहा हूँ पद यात्रा में। ऐसे बहुत सारे जो लोकल जो है महाराष्ट्र के, नहीं तो बुल्ढाना और वाशिम के क्षेत्र में मुझे कहीं जाना नहीं होता था। शेवगांव में गजानन महाराज का मंदिर है, जब वहां गए शेवगांव में, जब मैं गया तो शेवगांव के दुकानदारों से मेरी बात होने लग गई, रिक्शा वालों से बात हुई। बोले इतिहास है कि आज तक इतनी बड़ी सभा किसी भी नेता की नहीं हुई थी जितनी बड़ी सभा 18 तारीख को राहुल गांधी जी की हुई। इसके पहले किसी की सभा नहीं हुई। एक जो सभा हुई है तो जबरदस्ती कोई लाया नहीं, लोगों को लाया गया। और एक बात सच है, राहुल जी की पदयात्रा से, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा से हम सभी लोग, जो भी कांग्रेस विचारधारा के कार्यकर्ता है, हम लोगों में भी एक एनर्जी आई है, एक ताकत आई है, जो कहीं नहीं तो कहीं सच बोलने में मुझे कोई डर नहीं, कहीं नहीं तो कहीं हम थोड़े से निराश रहते थे, क्या होगा, कैसे करेंगे। लेकिन राहुल जी ने उस चीज निराशा को खत्म करके, अंधकार को खत्म करके हमें उजाला दिखाया है कि आप चलो, लोग आपको ढूंढ रहे हैं, आप जाओ, लोग आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। और उस चीज को राहुल जी ने प्रूफ किया है। अब जब हम पदयात्रा पे चलते थे, सुबह उनकी पदयात्रा 6 बजे से शुरू होती थी, सवेरे। अभी परसों की पदयात्रा में ठंड भी काफी है, वहां ठंड थी। उसके पहले पदयात्रा में 5 बजे जो है तो ठंड लग रही, और अंधेरा है थोड़ा थोड़ा, और मैं देख रहा हूँ कि लोग उसमें खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, महिलाएं खड़ी हैं, बुजुर्ग महिलाएं खड़ी हैं। और उस पदयात्रा में एक चाचा मिले मुझे, आंध्रा के थे, उनकी 85 साल उम्र है, 85 साल, और वो पैदल धीरे 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 राहुल जी के आगे चल रहे हैं। इसमें सच बात है कि एनर्जी मिली है, और बीजेपी बेचैन हो गई है, परेशान है। बीजेपी देखिए परेशान तब होती है जब उसके जोड़ी का पहलवान वो हो जाता है। कमजोर आदमी की तो कोई गिनती नहीं करता, बोलता तो निपटा देंगे। देखिए राहुल जी की जो पदयात्रा उससे बीजेपी की नींद उड़ गई है। आज देखिए गुजरात में प्रधानमंत्री को 25 सभा में, पेपर में पढ़ा कि सुना कि 25 से 30 सभा मोदी जी को गुजरात में लेनी पड़ेगी। मुझे तो इस बात पे अफसोस और दुख होता है, जिस राज्य में उन्होंने 15 साल शासन किया, गुजरात मॉडल करके पूरे देश में राज किए, और एक छोटे से गुजरात में 182 सीट के लिए उनको 25 सभा लेनी पड़ रही है। मतलब 25 से 30 सभा, 6 विधानसभा में जाके वो सभा ले रहे, एक असेंबली के जैसे सभा ले रहे। 20 लोकसभा है और 30 सभा प्रधानमंत्री जी की, तो आप सोच सकते हैं कि स्थिति क्या है। अच्छा नेताजी, मैं एक ज्वलंत जो मुद्दे हमें सोचा है वो सोचा, जैसा कि आप मानते हैं कि 1 आर्मी मंसूर बन के राहुल गांधी जी ने मिशन चालू किया और आज कारवां बढ़ता गया। उन्होंने ये साफ साबित कर दिया कि जो एसी में बैठ करके जो कांग्रेस के लीडर राजनीति करते थे, ऐसा नहीं चलेगा। ये कि मानते हैं? मैंने तो पहले ही कहा कि राहुल जी ने प्रूफ कर दिया, एनर्जी दी, एक ताकत दी। आप निकलो, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, जनता परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, क्राइम से। लोगों के सिलेंडर का भाव बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा है, काम नहीं, धंधा नहीं है, पढ़ाई का स्तर हो नहीं, तो लोग परेशान हैं, लोग ढूंढते नहीं मेरी बात कौन उठाएगा। आज लोगों को एक विश्वास हुआ है कि राहुल जी के सिवा हमारी बात कोई नहीं उठाएगा। और आपने देखा होगा राहुल जी को ईडी से परेशान किया। राहुल जी उस परिवार से हैं कि जो नेहरू जी के नाती लगेंगे, बराबर ना, नाते पर नाते लगेंगे। और नेहरू जी ने आनंद भवन जो इलाहाबाद की कई 100 करोड़ की आज की तारीख में प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी देश के लिए दी है। राहुल जी अगर मैदान में नहीं होते तो राहुल जी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन राहुल जी उस परिवार से हैं, उस खानदान से हैं जिसमें उनकी दादी का गोली मारी गई, उनके पिताजी को बम से उड़ाया गया, तो भी नहीं। वो बोलते हैं कि डर उसका, राहुल जी का एक भाषा, डर उस आदमी का निकल जाता है जो डर को देखा है। उन्होंने देखा है कि मेरी दादी के साथ क्या और मेरे पिता के साथ क्या हुआ है। उस डर को उनके नाम पे चेहरे से करनी है। 10 घंटा ईडी उनको बिठाई, तब भी कहीं डरे राहुल जी आज भी मैदान में। तो ये सच है, राहुल जी ने इस चीज को प्रूव किया है। उसमें कहीं नहीं है कि आप आइए मैदान में, आप लोगों के बीच में जाइए
और लोगों की समस्या सुनिए, उस समस्या का निराकरण करिए और बिना डरे करिए। नेताजी, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों गजानन कीर्तिकर ने उद्धव ठाकरे को छोड़ करके शिंदे गुट में शामिल हुए, जिसको लेकर के आपके पूर्व मुंबई के अध्यक्ष और सांसद संजय निरुपम ने आह्वान किया था कि वो अपना पद छोड़े और नहीं तो मैं रवि के माध्यम से संदेश देने का काम किया था, ऐसा आह्वान किया था। जिसमें दूसरे दिन उन्हें उनके घर से उनके बच्चे के साथ घसीटते हुए गिरफ्तार किया गया। इससे कितना आपको क्या कुछ कहेंगे? एकदम सच है कि कीर्तिकर साहब 4 बार विधायक और 2 बार सांसद बने और शिवसेना के धनुष्यबाण के सिंबल पे बने। और चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे कोई कितना बड़ा नेता, फिर से मैं रिपोर्ट करता हूँ, उसको पार्टी का सबसे बड़ा सहयोग लगता है। चाहे शिंदे जी हैं, शिंदे जी के आज 50 लोग लेके आए, धनुष्यबाण के चुनाव पे आए थे, धनुष्यबाण की निशानी पे आए थे, तो धनुष्यबाण छोड़ के फिर जाके मैदान में टिको ना। संजय जी का, निरुपम जी का यही कहना था, निरुपम साहब का, कि आप धनुष्यबाण के सिंबल पे आए हो, आप रिजाइन दीजिए, फिर से चुनाव करिए। और लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। लेकिन इस शिंदे सरकार, जो बोलते ना डरी हुई सरकार है, बिना जनमत की सरकार है, इस सरकार ने सुबह सुबह रैली निकाली कि सुबह सुबह पहले गई और जबरदस्ती उनके दरवाजे का वो क्या बोलते हैं, जो चेन है सेफ्टी डोर का, वो टूट गया है। मतलब गलत तरीके से। क्या लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार खत्म हो चुका है? लोकतंत्र में हम अपनी बात नहीं कहेंगे? अगर उस पर निरुपम जी मोर्चा निकालते कहते अगर उनकी बात गलत थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके या उसका भाषण ले, मीटिंग लेके आप उसका जवाब दे। लेकिन एक कौन सा तरीका है? एक तो हिटलर सही है, अंग्रेजों के जमाने में भी इतना जल्दी नहीं होता था। अंग्रेज भी मौका देते थे कि मोर्चा निकालो, आंदोलन हो, उस जमाने में भी हुआ है। अंग्रेज हटाओ, उनको हटाने की हम बात करते तो भी गोली चलाते थे जब उनके, लेकिन तो अंग्रेज और उनमें फर्क क्या है? जो हम इतिहास में अंग्रेजों का पढ़ा है और इनमें फर्क क्या है? अंग्रेज भी वैसे गोली चला देते थे और ये भी वैसे जबरदस्ती की, इनके फर्क क्या है? साथ महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी ने पिछले दिन छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद विवादित बयान दिया, जिसको उन्होंने कहा शिवाजी महाराज को जुने पुराने हो गए, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना, उद्धव गुट सभी रोड पे उतरे हैं। ये कहां तक उचित है? क्या ऐसा करना चाहिए या क्या, या तो क्यों ऐसा इसको राजनीति बना? एक तो कहना चाहूंगा राज्यपाल महोदय जी से मेरी एक विनती, आपके चैनल के माध्यम से एक अनुरोध है। राज्यपाल का पद बड़ा गरिमामय पद है और वो पद ऐसा होता है कि वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन माननीय राज्यपाल जी को राजनीति करने का बहुत शौक है। उनको राजनीति हमेशा बार बार आती है। तो सबसे पहले मेरा एक उनसे अनुरोध है कि वो अपने पद से राजीनामा देंगे, क्योंकि उस पद की गरिमा खत्म नहीं करेगी। उसके पहले भी उन्होंने कहा था इस महाराष्ट्र के राज्यपाल रहते हुए कि मुंबई और थाना से गुजराती मारवाड़ी चले जाए तो महाराष्ट्र का क्या होगा, मुंबई का जाए। ये भी एक बहुत बड़ा अपमान था। इसके बाद शिवाजी के बारे में था, उसके पहले भी कुछ इसी तरीके से आपत्तिजनक बयान दे चुके। शिवाजी के महाराज के कद के आगे, शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के नहीं, इस पूरे हिंदुस्तान के आराध्य देव। आप कल्पना करिए अगर शिवाजी महाराज उस युग में नहीं होते तो क्या होता? आप इस चीज की कल्पना करिए। शिवाजी महाराज की जो ताकत थी, निर्भय होकर के, बेफिक्र होकर के लड़ाई लड़े, डरे नहीं मुगलों के सामने। और जो शिवाजी महाराज का कद है हमारे सामने, बहुत ऊंचाई है, हिमालय के जैसे ऊंचा है, और उसके आगे सभी का कद चाहे जो भी रहे बौना कद है। एक तो राज्यपाल जी को अगर इतिहास की जानकारी नहीं रही हो, या उत्तराखंड से शायद हैं, इतिहास की जानकारी नहीं रही हो या कुछ नहीं रहा हो, तो शिवाजी महाराज के मानने वाले लोग असंख्य इस देश में रहते हैं, उनसे कहीं न तो कहीं सॉरी बोलना चाहिए, या तो इस पद से रिजाइन दे और फिर राजनीति के मैदान में आके राजनीति करे। मेरा एक ही कहना है कि उनको कुछ लोगों ने पेपर में पढ़ा कि ट्रांसफर करने की बात दूसरे राज्य में भेजा जाए। मैं तो कहता हूं कि उनको यहां से 24 घंटे के अंदर बदला जाए, क्योंकि शिवाजी महाराज का अपमान
इस देश का कोई भी नागरिक नहीं सह सकता है। शिवाजी महाराज के शासन में उनके सेना में मुसलमान भी थे, मुगलों से लड़ाई लड़े तो मुसलमान भी थे, लेकिन उन्होंने बहन बेटियों का इज्जत करना, दूसरे का सम्मान करना, ये भी सिखाया अपने शासनकाल में। और ऐसे आदमी के बारे में अगर वो कहते हैं तो उनको इतिहास की जानकारी नहीं। ये पूरे देश के देवता है, खाली महाराष्ट्र के नहीं, पूरे देश के देवता, और पूरे देश के देवता का अपमान करना एकदम सहनीय नहीं, इसको सहन नहीं करना। और नेताजी अभी आप देख रहे हो कि एक हफ्ते से लगभग चल रहा है कि लव जिहाद को लेकर के श्रद्धा हत्याकांड जो अपने नालासवाड़ा बस्ती के क्षेत्र में रहते थे, उसके 35 टुकड़े किए गए। मगर कांग्रेस छोटे छोटे मुद्दों को तूल का तमाम बनाने का काम करती है, मगर इस मुद्दे पे चुप्पी क्यों साधी? इस मुद्दे पे चुप्पी कोई साधा नहीं है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी मजहब का हो। जो जघन्य अपराध किया है उसकी तुरंत जांच होके SIT से जांच हो या CBI से जांच हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, उसको फांसी की सजा हो। रेगुलर कोर्ट में नहीं चलेगी, 5 साल 10 साल चलते रहे, फिर सजा होगी जब होगी। इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला जाए और इस पर तुरंत निर्णय लिया जाए। और इस पर हम चुप नहीं बैठेंगे, चुप न बैठे हैं। हमारे वरिष्ठ नेताओं ने इस पर बयान दिया, आरोपी को तुरंत अरेस्ट किया गया। 6 महीने के बाद इस चीज की जानकारी हुई है, मतलब वो 35 टुकड़ा किया, 35 टुकड़ा करने के बाद पता नहीं कहाँ कहाँ डाला है, उसको पुलिस ऐसी गई, पुलिस अपना काम कर रही है उसमें। लेकिन मेरी एक आपके चैनल के माध्यम से मांग है, इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल करके केस तुरंत रेगुलर डेली बेसिस पे चलाया जाए। और पुलिस अधिकारी या तो SIT से जांच करें, तो उनसे भी अनुरोध है कि क्योंकि इस देश का कायदा एक नियम है, सबको मौका मिलता है, उस हिसाब से उसको मौका न देके तुरंत चार्जशीट दाखिल की जाए और उसको सजा, फांसी के सिवा दूसरी सजा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास भी बहन है, बेटी है, मैं भी 2 बेटियों का पप्पा हूँ। तो इस तरीके से जघन्य अपराध करने में, चाहे किसी भी धर्म या मजहब का हो, मैं उसमें मजहब और धर्म नहीं देखना चाहता। एक क्राइम करने वाला, एक गुंडा, उसका कोई मजहब और धर्म नहीं होता, उसका एक नेचर होता है, उस जिस नेचर का क्राइम करता हो। बम ब्लास्ट करने वाला ये नहीं देखता कि हिंदू मरेगा कि मुसलमान मरेगा, सब मरने दो, लेकिन वो करना। तो ऐसे लोगों को जो इसके बारे में जानकारियां मिलती हैं कि कई लोगों के साथ उसके संबंध थे, कई लोगों के, तो ऐसे लोगों को तो माफ करना और इतना देरी करना तो दुर्भाग्य है, जल्द से जल्द सजा हो। नेताजी अपने पूर्व जो कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु संघवी ने कई एक चुनौती दिया, उन्होंने बोला कि फिर से इसको सजा दिलाएंगे। इस पर क्या कहना, कभी क्यों इसको अभी बार-बार करते हैं? पूरी दुनिया, देश में पूरी दुनिया जानती है। आज हमने जो मोबाइल, कंप्यूटर, जो सोशल मीडिया चल रही है, अगर इसका कोई जनक है तो राजीव गांधी जी थे। ग्राम पंचायत योजना में जो डायरेक्ट पैसा भेजने का काम किया तो कोई था तो राजीव गांधी थे। 18 वर्ष के बच्चों को मतदान देने का अधिकार दिलाने का कोई काम किया है तो राजीव गांधी थे। महिलाओं के आरक्षण का कोई बात किया है तो राजीव गांधी थे। ऐसे बड़े नेता का हत्या हुई, वही मैं भी कहा कि कोर्ट का नियम कायदा की जो श्रद्धा के बारे में आपने पूछा कि मामला लटकते रहता है, तारीख पे तारीख को, कौन सा पिक्चर था समझ लो, तारीख पे तारीख चलते रहा। सजा दिलाने की बात हुई, उसको फांसी देने की बात हुई, मामला लटकते रहा, इनके पास उनके पास, माफी ये वो। अगर उसी समय इसको माफी दी गई, फांसी दी गई होती तो आज ये नौबत नहीं आती छोड़ने की। और बीजेपी सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कल रात को अटल बिहारी वाजपेयी जी का, स्वर्गीय वाजपेयी जी का मैं एक स्पीच देख रहा था। उन्होंने स्पीच में कहा कि मैं जब नया था, नेहरू जी के बारे में आप चर्चिल भी हो, आप एक भी हो, इसे भाषण दिए। और दूसरी दिन शाम को नेहरू जी ने मिले और कहा कि आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, ऐसे ही प्रगति करते रहो। और अटल जी का कहना था कि आज के जमाने में अगर बोले तो दुश्मनी बढ़ती है। तो ये सोच उनकी थी। आज की जो सरकार गांधी परिवार के बारे में द्वेष नफरत की जो भावना है, दोनों प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, तो ये भावना निकाले। देश, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक देश 130 करोड़ का परिवार है।
130 करोड़ के करीब आबादी बढ़ भी गई होगी जनसंख्या, और उस परिवार का अगर मुखिया कड़क नहीं रहेगा तो देश, जो बोलते ना भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी, एक लाइन उस पर भी बोल देता हूँ आखिर में, कि 130 करोड़ का परिवार है। अगर एक समझिए आपके 4 बच्चे हैं, अगर 4 बच्चे मनमानी कर रहे हैं, एक बच्चा मनमानी कर रहा है, अगर पापा उसको, मम्मी अगर उसको डांट नहीं दे रही है तो उन बच्चों में विद्रोह होगा और परिवार बढ़ जाएगा। 130 करोड़ की आबादी है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, बौद्ध, सारे धर्म, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे पढ़ने का अलग अलग तरीका, बहुत जगह खाने का अलग अलग तरीका, ऐसे सभी को जोड़ के एक देश बना हुआ है। और इस देश का मुखिया चाहे प्यारा बेटा हो, चाहे छोटा बेटा हो, चाहे बड़ा बेटा हो, चाहे बीच वाला बेटा हो, अगर बेटा गलत कर रहा है तो परिवार का मुखिया नहीं बोलता है तो देश, परिवार टूट जाएगा। इसी के लिए राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की कभी कभी आंखें बंद हो जाती है, किसी चीज पे जब बोलना रहता है बोलते ही नहीं है, चाहे अपना रिएक्शन नहीं देते हैं, एक संदेशा नहीं देते देश में, ताली और थाली बजवा देते हैं, ताली और थाली बजवा देते हैं, लेकिन क्यों गंभीर मुद्दा रहता है उस मुद्दे पे नहीं बोलते हैं। और उस मुद्दे पे बोलना चाहिए। अगर उस मुद्दे पे नहीं बोलेंगे तो 4 भाई हैं, 4 भाई हैं तो चारों भाई अलग हो जाएंगे। तो आने वाले समय में हम लोगों का तो बीत गया, जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो जनरेशन को बड़ा तकलीफ होगा। साथ में कहना चाहता हूँ, मेरी एक इच्छा थी कि मैं शुरू से मतलब ज्वाइन हूँ, लेकिन नहीं ज्वाइन हो पाया था, कि जब आने वाली जनरेशन पूछेगी कि देश में चारों तरफ वो चल रहा था तो आप क्यों नहीं जुड़े, तो मैं गर्व के साथ बोल सकता हूं कि राहुल जी जब इस देश को जोड़ने की यात्रा निकाले थे, उसमें कहीं न तो कहीं थोड़ा सा मेरा भी योगदान है, कहीं न तो कहीं एक मैं भी लगाया हूं, कहीं न तो कहीं 4 कदम उस यात्रा में मैं भी चला। इस बात का मुझे नाज है, फक्र है कि जोड़ने में, भारत जोड़ने में, पहले हमारे पूर्वज देश की आजादी की लड़ाई में लड़े तो हम शौक से बोलते, सीना तान के बोलते कि मेरे पूर्वज आजादी की लड़ाई में लड़े, मेरे भी खानदान से लड़े, भले से इतिहास के पढ़ने में उसका वर्णन ना हुआ। आज भी लाखों लोग हैं, लाखों लोगों की चर्चा नहीं होगी, कुछ लोगों की चर्चा होगी, लेकिन जब भी चर्चा होगी तब मैं फख्र से बोलूंगा, मैं, मेरे परिवार के लोग, मैं गया, अजंता जी गई, रोहित जी गए, मेरे परिवार गया, हम उसमें मेरे साथी गए, दोस्त गए, अमित तिवारी, हमारे जिले से कम 250-300 लोग थे, बहुत सारे नेता कार्यकर्ता थे, तो सभी लोग जाके उस पदयात्रा में शामिल हुए थे। हम लोगों के लिए फख्र की बात है कि जब देश को कोई लोग तोड़ने की बात कर रहे थे तो हम देश छोड़ने के लिए चल रहे थे। अच्छा नेताजी, आप जैसे भी आपने बताया, ठीक उसी प्रकार से मैं एक है कि अपने देश के प्रधानमंत्री जी ने एक तंज कसा है कि कुछ लोग सत्ता में आने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, इसको आप किस नजरिया से देखते हैं और क्या? मैंने भी वही कहा कि हमारी यात्रा सत्ता के लिए नहीं है, हमारी, हमने सत्ता का भूखा हुआ है तो सत्ता कभी पाया नहीं हो। हम तो फख्र से कहते हैं कि हमने राज किया, डेवलपमेंट किया, इस देश का विकास किया, इस देश को सड़कें दी, इस देश को एम्स जैसे हॉस्पिटल दिए, कारखाना दिए, उद्योग दिए, धंधे दिए, रोजगार दिए। इस देश में आजादी के समय गांव में एक पढ़ा लिखा नहीं रहता था, एक पढ़ा लिखा नहीं रहता, और हर घर में हमने शिक्षा पहुंचाई, फख्र है। हर घर तक पहुंचने का, हर गांव तक पहुंचने के लिए पक्के रास्ते हमने दिया है, हर घर में मोटरसाइकिल साइकिल तक पहुंचाने का काम किया है, हर घर में मोबाइल देने का, टेक्नोलॉजी देने का काम किया है। आज जो विकास का काम हुआ है, कोई बोलते हैं 70 साल में क्या किए थे, 70 साल की देन है। जिस चीज पे मोदी जी और मोदी जी के टीम और उनके अंधभक्त फैलाते हैं सोशल मीडिया, वो किसी ने किया तो हमने दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया। सत्ता की हमें भूख नहीं, सत्ता की भूख उन्हें रहती है। देखिए एक चीज सिंपल लॉजिक बताता हूं प्रैक्टिकल के साथ, पैसा के लिए वो पागल होता है जो पैसा कभी देखा नहीं है, कोई चीज देखा नहीं है। 56 पकवान के लोग परेशान होता है जो पाया नहीं रहता, जो 56 पकवान पाया, सत्ता तो शुरू से पाए, हम सकते हैं, पागल तो हुए हैं। उनके मुख्यमंत्री जी, जो माजी मुख्यमंत्री, अभी दुर्भाग्य को तो मुख्यमंत्री है, जीतना है, उनकी जो टीम बोलती
कैसे भी सत्ता लाना, सत्ता के लिए पागल, बिना सत्ता के नहीं सकता। अगर सत्ता के लिए पागल नहीं है, हर चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। अगर मुख्यमंत्री बनाना था शिवसेना का, तो शुरू में शिवसेना ये बोल रही थी हमारा मुख्यमंत्री बना दो, आप मुख्यमंत्री बन जाओ। नहीं बने, आघाड़ी सरकार बनी, उस पर मुख्यमंत्री बने, उसको तोड़ने का काम किया, आज उनको मुख्यमंत्री बने। एमपी पे तोड़ने का काम किया, गुजरात में एमएलए को तोड़ने का काम किया, आसाम में तोड़ने का काम किया, गोवा में तोड़ने का काम किया, कर्नाटक में तोड़ने का काम किया। सत्ता के लिए पागल कौन है? हम है कि वो है? सत्ता के लिए, बिना सत्ता के तो सो ही नहीं सकते हैं। और उनके में हमेशा डर रहता है कि लोग जाग जाए, लोगों को दबाना। अंग्रेजों को जैसे गोली चलाते तो वैसे ही ईडी सीबीआई का रेड डालना, ये करना वो करना। नीतीश, जब हमारी सरकार थी, नीतीश कुमार, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार, उस सरकार को तोड़ने का काम किसने किया? इन्होंने किया। सोरेन की सरकार को तकलीफ देने का काम कौन कर रहा है? इन्होंने कर रहे। तो सत्ता के लिए पागल कौन है? सत्ता के लिए तो आखिर में पागल हुई हम। सत्ता के लिए कांग्रेस राजनीति, कांग्रेस एक विचारधारा है। कांग्रेस की विचारधारा ये है, आइडियोलॉजी है कि सभी लोगों को साथ में लेके चलो। चाहे एक गरीब, एक देश में कहा कि इस देश में जो रहते हैं सभी बच्चे हैं, भाई हैं। एक भाई बहुत ताकतवर रहता है, एक भाई कमजोर रहता है, एक भाई को बहुत बुद्धि रहती है, एक भाई को मध्यम बुद्धि रहती है, एक भाई एकदम मंद बुद्धि रहता है। लेकिन तीनों भाई, चारों भाइयों को लेकर चलने का काम कांग्रेस करती है। सबको जोड़ के, मुट्ठी बांध के रखने का काम करती है। ये तो सबको तोड़ने का काम करे, कहीं जात के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं प्रांत के नाम पे। हमेशा जितना 65 साल में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया होगा, उतनी बार पाकिस्तान का नाम 8 सालों कुछ भी होगा तो पाकिस्तान में फटा गया। अरे पाकिस्तान की औकात क्या है? इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जबकि हमारे पास उस समय इतनी आधुनिक ताकत भी नहीं थी। देश जवानी की तरफ बढ़ रहा था, देश जवान भी नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान मतलब क्या? लेकिन बोलते ना बच्चों को कैसे उधर मतलब ये भूत है, भूत है, भूत है, बच्चों को जैसे डर, वैसे ही हमेशा पाकिस्तान जीरो है हमारे साथ। मेरा एक सवाल है कि जिस समय कांग्रेस सरकार थी उसमें कितना भ्रष्टाचार ये विपक्ष में तो उजागर करते थे, मगर आज उनके 9 वर्ष सत्ता में आने के बाद एक भी आप लोगों ने उजागर नहीं किया। क्या कारण? क्यों आप चुप हैं या नहीं? कुछ है ही नहीं। मैं एक चीज बोलता हूँ, आप तो बहुत सीनियर है, जितना मेरा राजनीतिक अनुभव उससे ज्यादा आपको पत्रकारिता होगी। मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ। जहां इनकी सरकार नहीं है वहीं ईडी पहुंचती है, वहीं सीबीआई पहुंचती है। जहां इनकी सरकार है वहां ईडी और सीबीआई क्यों नहीं पहुंचती? जहां इनका कंप्लेंट किया जाता है इनकी सरकार है, वहां एक्शन क्यों नहीं होता? जहां कुछ नहीं रहता वहां एक्शन हो। अब मैं एक ताजा उदाहरण देता तो आप खुद ही समझ जाएंगे। किरीट सोमैया जी यहीं चिल्ला रहे थे, एकनाथ शिंदे जी, प्रताप सरनाईक जी, यामिनी यादव जी, काफी महाराष्ट्र के नेताओं का नाम ले रहे थे कि भाई ये भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार। और उनको पार्टी में लिए, पार्टी में लिए मंत्री बनाए, तो भ्रष्टाचार कहां गया? भ्रष्टाचार 2G घोटाले में क्या निकला? बोफर्स घोटाले में क्या निकला? देखिए, एक खाली आप दिन भर किसी को पागल 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 बोलते जाए तो पूरा गांव उसको पागल बोलने लग जाता है। इनका वही काम है। कुछ आज मीडिया है, आप लोकतंत्र में जुड़े हैं, मीडिया का काम ऐसा ही रहता था कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ रहता था। मीडिया कभी, मैंने जो आज तक देखा हूं कि पत्रकारिता कभी भी सरकार की तारीफ नहीं की है, कभी नहीं, खाली उसकी कभी निकालती है, कभी निकालते रहते थे। हमेशा आप लोगों से हम बात भी करते थे कि आप अच्छे काम को भी तो करो। आप बोले अच्छे काम का हम चर्चा करेंगे तो आपका गलत काम का चर्चा कौन करेगा? आप लोग करते थे। लेकिन आज अगर कोई करने जाए तो आज कितनी तकलीफ होगी। आज जो समय नहीं रहा वो ताकत नहीं, लोगों को डराना, लोगों को धमकाना। तो मेरा ये कहना है कि जो इधर है वो भ्रष्ट है। 4 कदम चल के इधर आ गया तो गंगा जल से धुला हुआ पवित्र है, वॉशिंग पाउडर, निरमा वॉशिंग पाउडर जैसे सफेदी आ गई है। आज के जमाने में किस पे नहीं के इनकी जो सरकार की पिछली निरुपम जी अध्यक्ष थे, तावड़े जी पे, देवेंद्र जी पे, मुंडे ताई पे, सभी लोगों का भ्रष्टाचार पे आंदोलन नहीं। लेकिन
4 दिन के बाद सबको क्लीन चिट। उत्तर प्रदेश में, आप उत्तर प्रदेश में सरकार है, बाबा की सरकार है, बुलडोजर की सरकार है। मेरा कहना है कि आप तहसील में चले जाइए, बिना पैसे का एक पेपर निकाल के दिखा दीजिए, खुलेआम लोग पैसा मांग रहे, कहीं कंट्रोल नहीं, कहीं डर नहीं है। आप किसी भी विभाग में चले जाइए, बिना पैसे का काम करके दिखा दीजिए, ये भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका से भाजी, टका से खाजा, वही हाल है। और कांग्रेस के किसी नेता पे, सुरेश कलमाड़ी जी पे आरोप लगा, हमने तुरंत उनको निकाला और जेल भी गए। या आपको पता होगा, पाटिल साहब होम मिनिस्टर थे, उनका कपड़ा सुबह पहने थे और दिन में कुछ कहीं गए फंक्शन में, कपड़ा खराब हो गया था और शाम को दूसरा कपड़ा पहन के चले गए थे और बड़ा देश में खतरनाक हमला हुआ था, हादसा हुआ था, उसके बारे में चर्चा चली। मीडिया के लोगों ने आवाज उठाई कि 2 दिन में 2 बार कपड़ा बदले। उस कपड़ा बदलने के ऊपर एक्शन हुआ कि उनको पद से हटना पड़ा। यहाँ तो दिन में 6 जोड़ी, हमारे प्रधानमंत्री जी जितनी सभा में जाते उतने कपड़े हैं, ये मीडिया में दिखता है, आप सब जगह देख लीजिए, इसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं करता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज का जो समय है अंग्रेजों से भी खराब समय हुआ है, डराना, धमकाना, तकलीफ देना। और उसी चीज के लिए उस जमाने में महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किया था और इस जमाने में राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकाले कि भारत के लोगों को बांध के रखो, जोड़ के रखो, नहीं जोड़ोगे, नहीं बांधोगे तो आने वाला समय खतरनाक होगा। खालिस्तान की मांग हो रही थी, इंदिरा जी ने उस पर अपनी कुर्बानी दी है। श्रीलंका में तकलीफ हुआ था, राजू जी गए, राजू जी ने अपनी कुर्बानी दी है। हमारी पार्टी तो कुर्बानी देने वालों की पार्टी है। जिस आरएसएस की बात करते उस आरएसएस कार्यालय पर आज तक तिरंगा झंडा नहीं फहरा है। हम तो 3 रंगों को लेके चलने वाले। देश में अमन चैन चक्र को मिलाने तो 4 रंग हमारा हो जाता है, केसरिया, सफेद, हरा और ब्लू। हम तो सबको लेके चलने वाले, सबको 4 दिशा, 4 कलर, 4 लोगों का विचार लेके चले। एक ही है कि आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी को और उनकी पूरी टीम को माँ भगवती सद्बुद्धि देगी, सबको जोड़े, डरवाए नहीं, तब देश का विकास।